आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है लैसेग्ने परीक्षण का रासायनिक सिद्धांत समझाइए। तो इसके बारे में हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं और उसी एनसीईआरटी के आधार पर एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन तथा फास्फोरस की पहचान लैसेग्ने परीक्षण द्वारा की जाती है। यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर ये तत्व सहसंयोजी रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो लैसेग्ने टेस्ट है उससे हम किन किन पदार्थों का परीक्षण कर सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में अगर नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन या फास्फोरस में से कोई चीज़ उपस्थित है तो उसका टेस्ट हम लैसेग्ने टेस्ट द्वारा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर ये तत्व सहसंयोजी रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो कार्बनिक यौगिक है इसे सोडियम मेटल के साथ संगलित करते हैं, यानी फ्यूजन करवाते हैं, गला देते हैं। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड के रूप में चेंज हो जाता है। इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखिए परीक्षण में अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए सोडियम के साथ हमने संगलित करवाया किसी कार्बनिक यौगिक को, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन होगा और मान लीजिए इन तीनों चारों तत्वों में से कोई एक है, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन या फास्फोरस में से कोई एक है। तो यहाँ मान लिया है कि नाइट्रोजन है। तो अगर ऐसा होगा तो जब संगलित करेंगे यानी गर्म करके गलाएंगे तो गर्म करने के लिए डेल्टा का चिन्ह लगा दिया। ये डेल्टा का साइन ये बताता है कि गर्म किया जा रहा है। तो यानी Cn प्राप्त हो गया। अगर नाइट्रोजन नहीं सल्फर है तो उसी प्रकार से यानी 2s प्राप्त हो जाएगा। अगर सल्फर के साथ साथ नाइट्रोजन भी है तो यानी यह Cn प्राप्त हो जाएगा। तो कार्बनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ हम लोग गलाते हैं। अब उसमें नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस में से क्या उपस्थित है उस हिसाब से हमें एक कंपाउंड प्राप्त होते हैं। अगर सोडियम के साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब सोडियम के साथ जलाया जा रहा है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यानी X प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर X हमारा हाइड्रोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें से कोई एक हो सकता है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व हैं। सोडियम संगलन से प्राप्त अवशेष को आसुत जल के साथ उबालने पर सोडियम साइनाइड, सल्फाइड, हैलाइड जल में घुल जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में जो हमारा कोवैलेंट कंपाउंड आयनिक रूप में चेंज हुआ है, अब इसको क्या करते हैं कि सोडियम संगलन से जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनको डिस्टिल वाटर के साथ उबालते हैं। जब उबालते हैं तो सोडियम साइनाइड, सल्फाइड और हैलाइड ये सब जल में घुल जाते हैं। इस निष्कर्ष को सोडियम संगलन निष्कर्ष यानी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं। ये चीज़ हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि किसी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन के आकलन की ड्यूमा तथा केल्डाल सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो सारी चीज़ें हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। तो देखिए नाइट्रोजन के परिमाणात्मक निर्धारण की निम्नलिखित दो विधियां प्रयुक्त की गई। तो नाइट्रोजन का परीक्षण एक तरह से हम लोग करते हैं ड्यूमा मेथड या केल्डाल मेथड से। तो ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन का परीक्षण करने की विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर इसमें उपस्थित कार्बन,
हाइड्रोजन गंधक तथा नाइट्रोजन क्रमशः CO2, H2O, SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों यानी NO2, NO और N2O के रूप में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को क्यूपिक ऑक्साइड के साथ हम लोग गर्म करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन गंधक तथा नाइट्रोजन क्रमशः हमको CO2, H2O, SO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NO2, NO और N2O के रूप में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इस गैसीय मिश्रण को रक्त तप्त काबर की जाली के ऊपर प्रवाहित करने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का नाइट्रोजन में अपचयन यानी रिडक्शन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड बने हुए हैं तो कह रहा है कि रक्त तप्त कापर यानी कापर को इतना गर्म करते हैं कि एकदम लाल खून जैसा लाल हो जाता है, और उसमें जब ये कंपाउंड यानी जो ये ऑक्साइड बने हैं इनको डाला जाता है तो ये नाइट्रोजन निकल जाती है इनसे। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन में अपचयित यानी रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है। हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। इस तरह से हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन अपचयित हो रही है। कापर है NO2 अगर ऑक्साइड है तो CuO बन जाएगा, N2 के रूप में नाइट्रोजन निकल जाएगी। अगर NO ऑक्साइड है तो CuO बन जाएगा, N2 के रूप में नाइट्रोजन निकल जाएगी। अगर N2O है तो भी CuO बन जाएगा, N2 के रूप में ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो कुल मिला के नाइट्रोजन यहाँ से हमको प्राप्त हो रही है। अब देखिए आगे कह रहा है इस प्रकार N2CO2 H2O SO2 युक्त गैसीय मिश्रण को KOH से भरी नाइट्रोमीटर नामक अंशांकित नली में प्रवाहित करने पर CO2, H2O, SO2 का KOH द्वारा अवशोषण हो जाता है। तो अब क्या करते हैं कि जो N2CO2 H2O तथा SO2 हैं जो यहाँ पर जैसे बनी है युक्त गैसीय मिश्रण को KOH से भरी नाइट्रोमीटर नामक अंशांकित नली में यानी जिसमें चिन्ह लगे हुए हैं उसमें पैमाने में उसमें KOH भरा हुआ है, उसी से हम गुजारते हैं CO2, H2O, SO2 इन सबको। तो क्या होता है कि KOH द्वारा CO2, H2O, SO2 इनका सब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, और बची हुई N2 गैस को नाइट्रोमीटर में जल के ऊपर एकत्र कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो N2 निकल रही है इसी को पानी के ऊपर हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। इस नाइट्रोजन का आयतन वायुमंडल के दाब तथा ताप पर नोट कर लेते हैं। अब जो ये हमारे पास नाइट्रोजन मिली, इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं वायुमंडल दाब तथा ताप पर इस नाइट्रोजन का हम लोग आयतन नोट कर लेते हैं। फिर इस आयतन को गैस समीकरण की सहायता से समान ताप व दाब पर परिवर्तित कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन मिली है जिसका हमने आयतन नोट किया है इसे STP पर या NTP पर क्या करते हैं गैस समीकरण जो है हमारा उस गैस समीकरण से आयतन को परिवर्तित कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिगर बनाया गया है, तो फिगर को थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ड्यूमा विधि है। कार्बनिक यौगिक को CO2 गैस की उपस्थिति में Cu+2 ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। गैसों के मिश्रण को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन में से प्रवाहित किया जाता है जहाँ CO2 अवशोषित हो जाती है तथा नाइट्रोजन का आयतन माप लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से CO2 गैस डाली जा रही है, भट्ठी है हमारी, ये CuO की जाली है। यहाँ पर कार्बनिक यौगिक प्लस CuO हो जाएगा, यहाँ पर स्थूल CuO होगा, फिर अपचयित कापर जाली है रिड्यूस्ड। फिर यहाँ से क्या होगा कि
जो सारे पदार्थ आएंगे, तो यहाँ पर देखिए मरकरी सील लगा हुआ है और ये नाइट्रोमीटर है हमारे, देखिए चिन्ह बने हुए हैं। तो इसमें जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि KOH भरा रहता है, तो ये सब जितने CO2 या SO2 ये सब हैं उनको अवशोषित कर लेगा और जो नाइट्रोजन बचेगी वो यहाँ पर हमारी इकट्ठा हो जाएगी। इसी का आयतन हम लोग नाप लेते हैं। अब देखिए कैसे नापते हैं वो भी बताया जा रहा है। तो कह रहा है मान लिया m ग्राम कार्बनिक यौगिक से NTP पर, यानी समान वातावरण के ताप दाब पर, तो N का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर x मिली नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है और जो नाइट्रोजन हमको मिल रही है वो x है। x मिली मतलब आयतन है नाइट्रोजन का। तो चूंकि NTP पर 22,400 मिली नाइट्रोजन N2 की मात्रा कितनी होती है 28 ग्राम, या N2 का ग्राम अणुभार। तो ये चीज़ हम बहुत पहले से जान रहे हैं कि जैसे 7N14 है, तो ये जो 14 है इसका ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है हमारा किसका, नाइट्रोजन का। अब अगर N2 होती तो कितना हो जाता, 14 दूनी 28, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन का है, 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस का है, या 1 मोल नाइट्रोजन गैस का है, या 22,400 ml नाइट्रोजन गैस का है। कब, NTP पर। सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है। ये मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वही कह रहा है कि NTP पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर एवं प्रेशर पर, चाहे हम 22,400 ml नाइट्रोजन कहें, या 1 मोल नाइट्रोजन कहें, या 28 ग्राम अणुभार नाइट्रोजन कहें, N2 अणु है, या 14 ग्राम परमाणु भार नाइट्रोजन कहें, एक ही बात है, ठीक ना। तो NTP पर 22,400 मिली नाइट्रोजन N2 की मात्रा 28 ग्राम है, यही N2 का अणुभार है। इसलिए NTP पर x मिली नाइट्रोजन N2 की मात्रा कितनी होगी, तो 28x बटे 22,400 ये हो जाएगा। क्योंकि इसलिए से हमने बताया था कि चूँकि 22,400 का कितना है 28, इसलिए 1 का 28 बटे 22,400, इसलिए x का 28 बटे 22,400 गुणे x। अब m ग्राम कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन N2 की मात्रा कितनी है, तो N2 की मात्रा 28 बटे 22,400 इंटू x हो जाएगी। ये m ग्राम कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा आ गई। ये देखिए भूल गया है, यहाँ नीचे m का गुणा होना चाहिए, अब सही है। अब 100 ग्राम में तो ये पूरा यहाँ नीचे उतार देंगे, 28x बटे 22,400 इंटू m गुणे 100, ये 100 ग्राम में आ गई। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, तो 28 बटे 22,400 गुणे N2 का NTP पर आयतन बटे कार्बनिक यौगिक का भार गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कट पिट के 1/8 आ जाएगा, इंटू N2 का NTP पर आयतन बटे कार्बनिक यौगिक का भार। तो कार्बनिक यौगिक का भार ये जो नीचे दिया गया है वही है, 28 बटे 22,400 वही है, और N2 का NTP पर आयतन केवल आ गया है प्रतिशतता में, और 100 वैसे ही है। तो लगभग सारी चीज़ें वैसे ही हैं। तो ये चीज़ हम लोग NCERT में पढ़ भी चुके हैं। अब आ जाता है हमारा किल्डाल मेथड। अब देखिए आगे हमारा आ जाता है किल्डाल मेथड। तो इस यह विधि सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को पोटेशियम सल्फेट की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित नाइट्रोजन पूर्ण रूप से अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त अमोनियम सल्फेट को सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने पर
अमोनियम गैस निकलती है, जिसके ज्ञात सांद्रण वाले H2SO4 के निश्चित आयतन में अवशोषित कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जो पोटेशियम सल्फेट है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को पोटेशियम सल्फेट की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित नाइट्रोजन पूर्ण रूप से अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर देखिए H2SO4 के साथ गर्म किया गया तो अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो गई। तो देखिए कह रहा है कि अमोनियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त अमोनियम सल्फेट को सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने पर अमोनिया निकलती है। तो देखिए सांद्र अमोनियम सल्फेट को NaOH के साथ गर्म करते हैं, अमोनियम सल्फेट को सांद्र कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है, जिसको ज्ञात सांद्रण वाले H2SO4 के निश्चित आयतन में अवशोषित कर लेते हैं। अभी H2SO4 के निश्चित आयतन में अवशोषित करेंगे तो अमोनियम सल्फेट फिर से बन जा रहा है। इस अम्ल का मानक NaOH के साथ अनुमापन करके गणना द्वारा अवशोषित हुई अमोनिया की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। अब देखिए मानक NaOH का मतलब NaOH की निश्चित मात्रा है जिसके बारे में हमको सब कुछ मालूम है, तो उसको ले करके अनुमापन करते हैं और जो अवशोषित अमोनिया है यहाँ पर अवशोषित हुई है इसको जो है हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। फिर नाइट्रोजन के आयतन की गणना कर ली जाती है और फिर नाइट्रोजन के आयतन की गणना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमोनियम सल्फेट को NaOH के साथ गर्म किया गया तो NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो Na2SO4। तो इस प्रकार से देखिए ये रिएक्शन हुई। अब अमोनिया को H2SO4 में अवशोषित किया गया तो NH4 ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट बन गया। अब देखिए कह रहा है कि मान लिया कार्बनिक यौगिक का भार m है जैसे ऊपर हमने माना था। अब प्रयुक्त अम्ल का आयतन y ml है तो प्रयुक्त अम्ल की नॉर्मलता मान लीजिए n है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। तो देखिए किल्डाल विधि है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर अमोनियम सल्फेट बनता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यहाँ गर्म करेंगे, नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर अमोनियम सल्फेट बनता है। तो कार्बनिक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट बन जाता है जैसे ऊपर रिएक्शन देखिए, जो NaOH द्वारा अभिकृत करने पर अमोनिया मुक्त करता है। अब इसको NaOH द्वारा अभिकृत करते हैं तो ये अमोनिया जैसे यहाँ मुक्त हो रही है वही स्थिति यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर देखिए NaOH द्वारा अभिकृत करते हैं तो अमोनिया बनती है, अमोनिया मुक्त करता है, इसे मानक अम्ल के ज्ञात आयतन में अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पर देखिए मानक अम्ल है जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है तो यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बनिक यौगिक है, सांद्र H2SO4 है और CSO4 है। इसको गर्म करते हैं, किल्डाल फ्लास्क इसका नाम दिया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, किल्डाल आसवन, तो इसी फ्लास्क में नली जोड़ देते हैं तो यहाँ से भाप बन करके यहाँ पर इकट्ठा होती है। ये जल का निकास है, यहाँ से जल का प्रवेश। ये ठंडा किया जाता है ताकि जो भाप है यहाँ लिक्विड फॉर्म में या द्रव के रूप में इकट्ठा हो सके। इसमें किल्डाल फ्लास्क से प्राप्त अमोनियम सल्फेट प्लस NaOH है जो यहाँ पर गर्म किया गया। तो अब देखिए कह रहा है कि मान लिया कि कार्बनिक यौगिक का भार m है, प्रयुक्त अम्ल का आयतन हमने y ml ले लिया है और प्रयुक्त अम्ल की नॉर्मलता n है। तो अब क्या करेंगे कि VmL नॉर्मल अम्ल, तो V मिली n नॉर्मलता का अम्ल ये इक्विवेलेंट होगा यानी समानुपाती होगा V मिली n नॉर्मलता की अमोनिया के। तो चूंकि अमोनिया बन रही है यहाँ पर देखिए
अमोनिया बन रही है, तो ये इक्विवेलेंट होगा इस अम्ल के, क्योंकि अमोनिया से इस अम्ल की रिएक्शन कराई जा रही है। तो वही कह रहा है कि V मिली एन नॉर्मलता का अम्ल इक्विवेलेंट होगा V मिली एन नॉर्मलता की अमोनिया के, क्योंकि दोनों समान अनुपात में रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन एक किसी अनुपात में होती है, वो हमेशा स्थिर रहता है। तो 1000 मिली एन नॉर्मलता वाली अमोनिया में 17 ग्राम अमोनिया या 14 ग्राम नाइट्रोजन होती है। तो देखिए, जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे ड्यूमा मेथड में, वही यही जल्डाल मेथड में भी करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं कि अमोनिया 1000 ml है, तो उसकी नॉर्मलता अगर n है और अमोनिया में NH3 होता है, NH3, तो 14 इसका हो गया और 3 हाइड्रोजन का 3 ये हो गया, तो 17 ग्राम इसका अणुभार हो गया। तो 1000 ml एन नॉर्मलता वाली अमोनिया में 17 ग्राम अमोनिया या 14 ग्राम नाइट्रोजन होती है। तो देखिए, नाइट्रोजन 14 ग्राम होगी, या फिर टोटल बात करें तो अमोनिया 17 ग्राम होगी। NTP पर ध्यान देना, NTP पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर एवं प्रेशर पर, वायुमंडलीय दाब एवं ताप पर। तो ये हो गया। तो V मिली NH3 में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? तो उसी प्रकार जैसे ऊपर किए थे कि 1000 ml में 14 है, तो 1 में 14/1000, इसलिए V में 14/1000 गुणे V, और N नॉर्मलता है तो इंटू N हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.014 NV ग्राम। अब चूंकि m ग्राम कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा इतनी आ गई, ये कार्बनिक यौगिक में ही तो है नॉर्मलता जो निकाली जा रही है, तो m ग्राम कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा अब हो जाएगी इतने ग्राम, इसलिए 100 ग्राम में तो इतना बटे m गुणे 100 हो जाएगा। तो ये आ गया 1.4 NV/m ग्राम। तो कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी आ जाएगी? ये 1.4 इंटू प्राप्त NH3 की नॉर्मलता गुणे प्राप्त NH3 का आयतन मिली में बटे कार्बनिक यौगिक का भार ग्राम में। देखिए, यहाँ मिली में आयतन है और ग्राम में भार है, तो इस चीज को ध्यान देना। इसको बॉक्स में आप लोग बंद कर लीजिए, ऊपर वाला भी फार्मूला बॉक्स में बंद कर लीजिए, यही सब हमसे जो है पूछे जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है। कह रहा है किसी यौगिक में हैलोजन, सल्फर तथा फास्फोरस के आकलन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो पीछे हम लोग लैसेग्ने टेस्ट के माध्यम से हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस इन सब का परीक्षण कर चुके हैं। अब फिर से वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हैलोजन का आकलन यानी एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। तो कार्बनिक यौगिक के ज्ञात भार को शधूम यानी फ्यूमिंग यानी जिससे धुआं निकल रहा हो, HNO3 तथा AgNO3 के कुछ क्रिस्टलों के साथ कैरियस नली में लेते हैं। एक नली होती है, चूँकि इसको कैरियस मेथड कहते हैं, इसलिए उस नली का नाम भी हम लोग कैरियस रखते हैं। तो नली का ऊपरी सिरा बंद कर दिया जाता है, देखिए सील बंद है। कैरियस नली को विद्युत भट्ठी में रख कर 180 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगभग 3 से 4 घंटे गर्म करते हैं। यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सिल्वर हाइलाइट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं या अवक्षेप में बदल जाते हैं। सिल्वर हाइलाइट के अवक्षेप को धोकर तथा सुखाकर तौल लेते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त सिल्वर हाइलाइट के भार से हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित गणना की सहायता से कर लेते हैं। ये सब हम लोग NCERT में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग इसको नीचे पढ़ेंगे। तो देखिए, केशिका बंद नली है, यहाँ 50 सेंटीमीटर लंबी है, 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। यहाँ पर सधुम HNO3 है, AgNO3 है, कार्बनिक यौगिक है। देखें यहाँ पर
तो कैरियस विधि में हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की उपस्थिति में सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक का AgNO3 डाल दिए और सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ इसको गर्म करते हैं। अब देखिए कैसे अभिक्रिया होती है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्लस सधूम नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, तो इससे हैलोजन अम्ल बन जाता है HX, जहाँ पर X हमारा क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है। अब HX की जब HNO3 से AgNO3 से रिएक्शन होती है जो कैरियस नली में थी, तो AgX का अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है। ऊपर को तीर लगा हो तो मतलब उड़ जाएगा, हवा में भाप बनेगा, और नीचे को तीर लगा हो तो मतलब नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा, प्लस HNO3। तो AgX का या सिल्वर हैलाइड का अवक्षेप हमको उस नली में प्राप्त हो जाता है। अब इसी को छान कर सुखा लेते हैं। तो मान लिया कि m ग्राम पदार्थ से S ग्राम AgCl प्राप्त होता है। अब ये AgX में मान लीजिए Cl है तो AgCl लिख दिया है, I होगा तो AgI लिख देगा, Br होगा तो AgBr लिख देगा। तो कह रहा है मान लीजिए m ग्राम पदार्थ लिए थे हम और उसमें x ग्राम AgCl है, तो AgCl का अगर अणुभार निकाला जाए तो 143.5 आ जाएगा, क्योंकि Ag का 108 होता है, Cl का 35.5 होता है। तो अब कैसे लगाएंगे, चूँकि 143.5 ग्राम AgCl में क्लोरीन की मात्रा कितनी है 35.5, इसलिए x में 35.5 बटे 143.5 गुणे x, इसलिए m ग्राम कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन की मात्रा तो 35.5 बटे 143.5 गुणे x ग्राम, नीचे गुणा, नीचे m का गुणा होगा, भूल जाता है बार बार, m का गुणा हो गया, इसलिए 100 में कितनी होगी क्लोरीन की मात्रा 100 ग्राम कार्बनिक यौगिक में, तो 35.5 गुणे x गुणे 100 बटे 143.5 गुणे m, यानी इसी में से 100 का गुणा हो जाएगा। तो Cl की प्रतिशत मात्रा यानी क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, तो 35.5 बटे 143.5 गुणे AgCl का भार, Br गलत लिख दिया है, Cl की प्रतिशतता तो AgCl होना चाहिए, AgCl का भार बटे कार्बनिक यौगिक का भार गुणे 100। ये देखिए ग्राम में भार रहेंगे, लिखा नहीं है, ऊपर जैसे लिख दिया था। अब देखिए नीचे, इसी प्रकार ब्रोमीन का जब निकालेंगे तब AgBr हो जाएगा, आयोडीन का निकालेंगे तब AgI हो जाएगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा समझना है कि जैसे AgCl है तो इसका अणुभार 143 आया है, जब AgBr हो जाएगा तो 188 आएगा, I हो जाएगा तो 235 आएगा। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ Cl की प्रतिशतता में Cl का अणुभार ये रखे थे 35.5 परमाणु भार, तो इसी प्रकार Br का 80 हो जाएगा, I का 127 हो जाएगा, और यहाँ AgCl की जगह AgBr हो जाएगा, AgCl की जगह AgI हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो ये सब जो है आप लोग फार्मूले याद कर लीजिए, ये सब फार्मूले हमको याद कर लेना है। ये सारे फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए। अब सल्फर का आकलन कैसे करेंगे, तो इस सिद्धांत की सहायता से या इस सिद्धांत के अनुसार सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिक को शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यौगिक में उपस्थित समस्त गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसमें BaCl2 विलयन मिलाकर इससे BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त कर लिया जाता है। तो जैसे वहाँ पर हम लोग इसमें ऊपर हम लोग AgNO3 से रिएक्शन कराते थे, वैसे तो AgX का अवक्षेप प्राप्त होता था। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग BaCl2 मिलाकर इसमें BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त करते हैं, जैसे AgX का ऊपर प्राप्त होता था। तो इस अवक्षेप को छान कर धोकर सुखाकर तौल लेते हैं। इस प्रकार BaSO4 के भार की सहायता से गंधक की प्रतिशत मात्रा की गणना कर लेते हैं। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है। तो सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिक कंसनट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराएंगे
तो CO2 गैस निकल जाएगी, H2O बनेगा, NO2 गैस निकल जाएगी, H2SO4 हमारा बन जाएगा। अब इसी H2SO4 की BaCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो BaSO4 बन जाता है, इसी का अवक्षेप नीचे बैठ जाता है और HCl हमारा अलग बन जाता है। अब इसी अवक्षेप से हमको प्राप्त करना है सल्फर को। तो माना m ग्राम कार्बनिक यौगिक में x ग्राम BaSO4 है बनता है, तो BaSO4 का जो अणुभार होगा वो 233 होगा। तो 233 ग्राम BaSO4 में सल्फर की मात्रा कितनी है? सल्फर का 32 होता है, आवर्त सारणी में देख लीजिए। तो 233 BaSO4 का अणुभार होगा, सल्फर का 32 होता है। तो 233 ग्राम BaSO4 में सल्फर की मात्रा कितनी है? 32 ग्राम। इसलिए x ग्राम BaSO4 में सल्फर की मात्रा 32/233 गुणे x। इसलिए m ग्राम में सल्फर की मात्रा 32/233 गुणे x अपान m नीचे होगा। इसलिए 100 ग्राम कार्बनिक यौगिक में सल्फर की मात्रा 32/233 गुणे x गुणे 100/m। इसलिए सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? 232/233 गुणे BaSO4 का भार बटे कार्बनिक यौगिक का भार गुणे 100। तो ये भी एक फार्मूला हमें प्राप्त होगा। तो ये सारे फार्मूले आपको याद कर लेना। अब देखिए आ जाता है हमारे पास फास्फोरस का आकलन। तो देखिए कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक की एक ज्ञात मात्रा को सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर उसमें उपस्थित फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले सधूम नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 फ्यूमिंग HNO3 में गर्म करेंगे, तो उसमें जो उपस्थित फास्फोरस होगा वो फास्फोरिक अम्ल के रूप में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसे अमोनिया तथा अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाकर अमोनियम फास्फोमॉलिब्डेट यानी NH4 का होल थ्राइस PO4 × 12M0O3 के रूप में हम अवक्षेपित कर लेते हैं। अन्यथा फास्फोरिक अम्ल में मैग्नीशिया मिलाकर मिश्रण मिलाकर MgN4PO4 के रूप में अवक्षेपित कर लिया जाता है, जिसके ज्वलन से Mg2P2O7 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया हम लोग करते हैं। सारी चीज़ें NCERT में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए फिर वैसे ही करेंगे। माना कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है और अमोनियम मॉलिब्डेट का m1 ग्राम है। तो NH4 का होल थ्राइस PO4 12M0O3 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो इसके सब के परमाणु भार लिख लिख करके जोड़ेंगे तो आएगा 1877 ग्राम, जिसमें फास्फोरस P कितना है? तो फास्फोरस की प्रतिशतता जैसे ऊपर किए तो वैसे फिर से करेंगे। तो फास्फोरस का 31 होता है, तो 31 गुणे M1 गुणे 100/800 1877 नीचे गुणे यौगिक का भार आ जाएगा। प्रतिशतता डायरेक्ट लिख दिया है। अब यदि फास्फोरस का Mg2P2O7 के रूप में आकलन किया जाए तो क्या होगा? तो फास्फोरस की प्रतिशतता इक्वल टू, तो यहाँ पर फार्मूला निकल के आएगा 62 गुणे M1 गुणे 100/222 गुणे M। ये प्रतिशत आ जाएगा फास्फोरस। तो अगर NH4 का होल थ्राइस PO4 12M0O3 के रूप में अगर फास्फोरस की प्रतिशतता निकालेंगे तो फार्मूला ये है, और अगर Mg2P2O7 के रूप में फास्फोरस की प्रतिशतता निकालेंगे तो फार्मूला ये है। तो किस मेथड से हमको निकालना है इस चीज़ को हमें ही समझना पड़ेगा। अब कह रहा है जहाँ Mg2P2O7 का मोलर द्रव्यमान 222 यूनिट है के लिए गए कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान का बने हुए Mg2P2O7 का द्रव्यमान M1 तथा Mg2P2O7 यौगिक में उपस्थित दो फास्फोरस परमाणुओं का द्रव्यमान 62 है। तो Mg2P2 है, यहाँ पर P है तो P के लिए 31 है, P2 के लिए 31 का 2 गुना करके 62 रखा गया। ये वो कहना चाहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।